Today I am here again for the new topic, effect of Coriolis force. Coriolis force क्यों लग रहा है और कैसे रोटेशनल फ्रेम में इसका इंट्रोड्यूस किया था वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है. नाउ टुडे ब्रीफ समरी अबाउट लास्ट लेक्चर कि दो फिक्टिटियस सूडो फोर्सेस छदम बल या आभासी बल अपीयर होते हैं टू बी एक्टिंग ऑन द मूविंग पार्टिकल ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ. यानी कि जो अर्थ की रोटेशनल मोशन के कारण किसी भी गतिशील पार्टिकल पर दो आभासी बल प्रकट होते हैं. पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सभी पार्टिकल्स पर लगता है, चाहे वो गतिमान हो चाहे स्थिर हो. दूसरा कोरियोलिस फोर्स, ये ओनली उसी पार्टिकल्स पर लगेगा जो गतिमान अवस्था में होंगे और ये पृथ्वी के दोनों हेमिस्फीयर्स में लगता है. तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, अगर मान लीजिए आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ निकालना है तो सबसे पहले आपको अर्थ को यहाँ से समझना होगा. एक तरीके से अगर आप देखें तो अर्थ का ये रोटेशन है, ये अर्थ है और ये इसका रोटेशन शो कर रखा है हमने. जो अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 24 आवर्स अबाउट इट्स एक्सिस, अगर 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है तो हम इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं. ओमेगा इक्वल टू 2π/t. टी बराबर यहाँ पर 24 है, आवर है, हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 60 × 60. और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 7.27 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड. अगर अर्थ की एंगुलर जो स्पीड है वो देखा जाए वो भी है 7.27 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड. और इसको हमने वेरीफाई भी कर लिया है. वर्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम नंबर 6 में भी ऐसा ही कुछ रिप्रेजेंटेशन है, दे आर अबाउट टू सेम है. हम तो पहला थोड़ा सा अर्थ के बारे में आपको डिफाइन करते हैं. तो ये जो अर्थ है हमारी अर्थ पृथ्वी, ये ऐसे है और ये 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है. तो ये अर्थ एक्सिस है, ये लैटिट्यूड कहलाते हैं यानी कि, और ये लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं, अक्षांश और देशांतर, और ये इक्वेटर कहलाता है यहाँ पर. और इसको आप एक हेमिस्फीयर में भी देख सकते हैं. अगर इसको हेमिस्फीयर में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दिस इज लैम्डा, दैट मीन्स अगर वो कोई पार्टिकल यहाँ है और ये इसका इक्वेटर है तो हम यहाँ पर जो एंगल बन रहा है किसी भी पार्टिकल के लिए, अगर मान लीजिए कोई एंगल बन रहा है तो हम उसको लैम्डा कहेंगे, लैटिट्यूड, यानी कि एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड द इक्वेटोरियल प्लेन. नाउ इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरियोलिस फोर्स. तो पहले कुछ पॉइंट्स लर्न करते हैं हम. तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ ओमेगा. ये मान लीजिए अर्थ है, एक हमने अर्थ को यहाँ बनाया है, तो ये अर्थ हमने एक अजम्पशन किया हुआ है और इस अर्थ पर सबसे पहले इस अर्थ को हम इक्वेटर को शो किया हमने यहाँ पर. वो यहाँ पर सेंटर ऑफ द अर्थ है और ये इस इक्वेटर के चारों तरफ, या फिर एक गेंद ले लीजिए उसको बीचों बीच में से काट देते हैं तो एक ऐसा ही आपको रीजन नज़र आएगा, उसको हमने बोला है इक्वेटोरियल प्लेन. नाउ दिस इज ओमेगा. मान लीजिए जब हम बात करेंगे किसी पार्टिकल की तो वो हमेशा सरफेस पर रहेगा पार्टिकल. तो ये सरफेस पर है, तो ये जब सरफेस पर रहेगा तो इस पार्टिकल पी के बारे में स्टडी करेंगे. इस पार्टिकल पी के स्थिति सदिश, इसका मतलब है OP, और OP इक्वल टू R, यानी कि अगर ये सरफेस पर है और ये सेंटर को मिला रहा है तो ये रेडियस R का रिप्रेजेंटेशन होगा और ये वेक्टर R का रिप्रेजेंटेशन है. ये P है और जो लैम्डा है वो अक्षांश कहलाएगा, यानी कि अक्षांश लैटिट्यूड वह एंगल है जो पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर और इक्वेटोरियल प्लेन के बीच में बना हुआ एंगल है, रिप्रेजेंटेशन. तो अब हम यहाँ पर जो पार्टिकल P है इसको इस प्रकार से
यहाँ पर एक दूसरा प्लेन बनाते हैं, वो इस प्रकार से बनाया है कि उस प्लेन के सरकमफेरेंस पर ये आए और इसका सेंटर मान लीजिए ओ डैश है, और ओ डैश से पार्टिकल पी की दूरी आर वेक्टर है, और इस पी बिंदु को अजम्पशन करते हुए, यानी कि इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस अजम्पशन करेंगे यहाँ पर पी बिंदु पर, जिसके लिए पी बिंदु को मूल बिंदु माना हमने, और मूल बिंदु मानते हुए इस प्रकार से अजम्पशन कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि इसका एक्स डैश एक्सिस पूर्व दिशा में हो, वाई डैश एक्सिस उत्तर दिशा में हो, और जेड डैश एक्सिस अपवार्ड हो, यानी कि इनके परपेंडिकुलर हो। तो ये परपेंडिकुलर जा रहे हैं, ये पूर्व दिशा में है, और ये यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर है, और ये अपवार्ड है, और ये ओमेगा हमेशा पैरेलल ही रहेगा। तो यहाँ पर आप जो रिप्रेजेंटेशन उसको मैंने यहाँ शो किया हुआ है, ये एकांतर एंगल है तो ये लैम्डा है, और ये भी एकांतर एंगल है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, हमेशा यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये लैम्डा रहेगा, और बचा हुआ जो एंगल है ये वाला, ये इस एंगल को हम 90 माइनस लैम्डा, और जो नेक्स्ट जो एंगल होगा ओमेगा और जेड डैश के बीच में ये 90 माइनस लैम्डा, यानी कि ओमेगा यहाँ पर वाई डैश और जेड डैश एक्सिस के बीच में आ रहा है, या फिर ये कहें कि वाई डैश जेड डैश प्लेन में आ रहा है, और प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ओमेगा के दो कंपोनेंट होंगे, और दो कंपोनेंट होंगे तो हमें उसके कंपोनेंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। दोनों कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई डैश एक्सिस, दूसरा अलोंग जेड डैश एक्सिस। तो ओमेगा की ओमेगा कोस लैम्डा, क्योंकि वाई डैश के साथ में लैम्डा एंगल बना रहा है, इसलिए ओमेगा कोस लैम्डा जेड डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश के साथ में यहाँ पर 90 माइनस लैम्डा, इसलिए साइन लैम्डा। और यहाँ पर जो आर वेक्टर है, उस आर वेक्टर के लिए भी आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये जो आर वेक्टर है ये लाइज कर रहा है, ये सारा रिप्रेजेंटेशन है वो अबव है, ये यहाँ पर लाई कर रहा है इधर। इसका मतलब है कि ये जो वाई डैश एक्सिस है इसका माइनस वाई डैश एक्स, और ये जेड डैश यहाँ है तो ये इसका माइनस जेड डैश एक्स, यानी कि जो आर लाई कर रहा है यहाँ पर, या फिर एक प्लेन बन रहा है और माइनस वाई डैश और माइनस जेड डैश प्लेन के बीच में। तो यहाँ पर इस आर के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर आर साइन लैम्डा जे डैश जो कि अलोंग वाई डैश है, और दूसरा है आर कोस लैम्डा के डैश, क्योंकि यहाँ माइनस जेड डैश है, फिर भी यहाँ माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोस है, इसलिए इसका इफेक्ट नहीं है। और जो सिंपल आर है वो आर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये लैम्डा दिया हुआ है तो ये आपके पास होगा आर कोस लैम्डा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आर कोस लैम्डा। इसी प्रकार से हम आगे जाएं कि इफेक्ट ऑफ कोरिलेस फोर्स ऑन ए पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टल ऑन ए अर्थ। हॉरिजॉन्टल इसका मतलब है कि जो गति हो रही है वो धरातल पर हो रही है। अगर धरातल पर गति हो रही है तो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिया जाता है कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो p बिंदु पर है, और उसका जो वेलोसिटी है वो इस प्रकार से मोशन कर रहा है हॉरिजॉन्टली में, जिसका वेलोसिटी v डैश है, और इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है i डैश v x डैश प्लस g डैश v y डैश। तो यहाँ पर g डैश v y डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन assume frame of reference at that point p which as x dash axis in east, y dash axis in north and z dash axis vertically upward। यानी कि जो लैम्डा है अगर उस स्थान का जो अक्षांश है वो है लैम्डा, लैटिट्यूड है, then we can write omega equal to j dash omega cos lambda plus k dash omega sin lambda. This is the equation number 2. Now we can calculate the Coriolis force on that particle at that place. तो Fc equal to minus twice m omega cross v dash। ये फॉर्मूला हमें पीछे से जब हमने कैलकुलेट किया था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर द फोर्स, वहाँ से लर्न करना है, याद रखना है। हर जगह यही फॉर्मूला काम में आएगा, तो ये ही मेथड मैं आगे तक यूज में दूंगा, तो इसलिए आपको ये लर्न करना है। तो एफ सी इक्वल टू माइनस ट्वाइस एम
आई डैश, जे डैश और के डैश, ये तीनों जो कंपोनेंट होंगे वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 0 ओमेगा कोस लैम्डा, ओमेगा साइन लैम्डा। ओमेगा में यहाँ देख सकते हैं जे डैश और के डैश दो ही कंपोनेंट हैं, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वी डैश में आई डैश और जे डैश दो कंपोनेंट हैं, आई डैश और जे डैश। तो अब इन कंपोनेंट्स को यहाँ देख सकते हैं वी एक्स डैश, वी वाई डैश और 0। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग आई डैश की वैल्यू, जे डैश की और के डैश की। तो यहाँ से आई कैप डैश, जे कैप डैश और के कैप डैश। और ये जो कंपोनेंट है जिसमें आई डैश और जे डैश आ रहे हैं, या फिर जो यूनिट वेक्टर जहाँ पर इंक्लूड है आई कैप और जे कैप, ये यूनिट वेक्टर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम एफ सी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एफ सी एस का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको यहाँ पर ट्वाइस एम, देखिए यहाँ से इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा है ट्वाइस एम ओमेगा साइन लेमडा, स्क्वायर किया, अंडर रूट किया, तो ओमेगा बाहर आ गया, साइन लेमडा बाहर आ गया, और यहाँ से वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर। इसका मतलब है ट्वाइस एम ओमेगा साइन लेमडा, और ये पूरा जो टर्म था ये वी डैश स्क्वायर बना। तो वी डैश स्क्वायर आप इसका देख सकते हैं, यहाँ से वी डैश स्क्वायर अगर बन रहा है तो यहाँ से वी डैश लिख सकते हैं हम उसको, अंडर रूट भी है। तो ट्वाइस एम ओमेगा वी डैश साइन लेमडा, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा और हमेशा, अगर हम नॉर्थ स्फीयर में बात करें, जो उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में हमेशा राइट साइड में वर्क करता है। और अगर हम साउथ स्फीयर में बात करें तो यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा लेफ्ट साइड में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी देख सकते हैं हम। तो जैसे नदी के किनारे का कटाव, तो अगर मान लीजिए नॉर्थ स्फीयर में अगर हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में कोई नदी वेस्ट टू ईस्ट बह रही है तो उसका दायां किनारा हमेशा कटेगा, और दायां किनारा कटेगा इसका मतलब है कि ये जो वर्क है वो इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, यानी कि जो कोरिलेस फोर्स है एज पर द हॉरिजॉन्टल मोशन। तो जो फ्लोइंग वाटर है उसकी डायरेक्शन ही होनी चाहिए। अगर हम इसी रिवर के बारे में बात करें जो कि साउथ में अगर फ्लो हो रही है तो उसका लेफ्ट किनारा कटेगा। ऐसे ही साइक्लोन है, तो साइक्लोन भी जो बनने की क्रिया है वो कोरिलेस फोर्स पर डिपेंड करती है। कि मान लीजिए किसी बिंदु ओ पर हवा का दबाव कम हो गया। कैसे होता है हवा का दबाव कम? यानी कि अगर यहाँ की एयर, ओ बिंदु पर एयर अगर यहाँ से हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो जहाँ कहीं हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ हमेशा एयर का फ्लो होगा, और एयर का फ्लो होगा तो जो ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो यही वर्क करता है कि यहाँ जब एयर आएगी तो यहाँ पर वेलोसिटी आ रही है विद सम वेलोसिटी, तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में इसको मूव करने की कोशिश करता है। ऐसे ही अगर नॉर्थ से कोई हवा आ रही है यहाँ पर हाई टू लो प्रेशर में, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से बिहेव करेगा। ऐसे ही वेस्ट से जो आ रही है और ऐसे ही साउथ से जो आ रही है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल का निर्माण करते हैं। तो एक साइकिल एक सर्कल में हो गया है। और फिर जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वो वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा और हमेशा जो एयर यहाँ पर सर्कुलेट हुई इसको ऊपर उठने का काम करता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा काम करता है, चाहे वो नॉर्थ स्फीयर में हो चाहे हम साउथ स्फीयर में हो। तो दोनों स्फीयर में हमेशा ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि जो यहाँ साइकिल बनाता है कि उस साइकिल को ऊपर की तरफ। ऐसी दूसरी हवा आएगी, फिर जो लेयर्स आ रही हैं एयर की, उन एयर की लेयर्स को हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, और इन सब का कंट्रीब्यूशन होकर के एक साइक्लोन का निर्माण होता है। और ये जब साइक्लोन होते हैं बहुत ही तेज हवाओं का एक मिश्रण होता है, साथ में यहाँ पर बारिश भी होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। मोस्टली जापान, ताइवान, इधर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स होते हैं, अपने इंडिया में भी होते हैं। और साइक्लोन्स ये डिफरेंट होते हैं, इनके पाथ को भी आजकल ट्रैक कर सकते हैं हम। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑल्सो। Now, effect of Coriolis force on a falling particle vertically downward on a earth। तो सबसे पहले
हम एक ऐसा जम्पशन करते हैं कि मान लीजिए एच हाइट पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है और ये जेड एक्स के अलोंग है, यहाँ पर ये जेड एक्स है, ये ओ है, इसका ओरिजिन है, और यहाँ पर ये जेड एक्स के अलोंग के डैश एक्सिस है। और अगर के डैश एक्सिस है तो यहाँ पर मान लीजिए एच हाइट पर रखा हुआ है पार्टिकल, तो एच हाइट पर रखा हुआ है और पार्टिकल को ऊपर से नीचे गिराना है, फॉलिंग पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन अर्थ, यानी कि पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर वो माइनस के डैश होगा, और मास है ऑफ द पार्टिकल मान लीजिए अगर एस है तो टी समय पश्चात उसकी वेलोसिटी इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी डैश इक्वल टू माइनस के कैप डैश जी टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इफ lambda is the latitude of that place and omega can be written omega equal to j dash omega cos lambda k dash omega sin lambda। ये इक्वेशन आपको मैंने बताया कैसे आ रहा है, ओमेगा के दो कंपोनेंट एट दैट प्लेस। ये हमेशा याद रखना, इस पूरे चैप्टर में इस ओमेगा की सेम वैल्यू हम हर जगह यूज करेंगे। तो ये है कोरिलेस फोर्स। अगेन उस पार्टिकल पर कोरिलेस फोर्स अगर वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो कैसे बिहेव करेगा। तो एफ सी इक्वल टू माइनस ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस वी डैश, तो माइनस ट्वाइस एम अगेन आई डैश जे डैश एंड के डैश। तो यहाँ पर जो ओमेगा है उसके कंपोनेंट यहाँ रखना है, वी डैश के कंपोनेंट है माइनस जी टी वो यहाँ पुट कर दिया है, और ये आई डैश की वैल्यूज यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्वाइस एम ओमेगा जी टी कोस लेमडा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और इसका मतलब है कि जो आई डैश की डायरेक्शन है वो आई डैश की डायरेक्शन यहाँ पर ईस्ट की तरफ है। हमने शुरुआत में एक इस बिंदु को हम अजम्पशन करके एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं जिसका एक्स डैश एक्सिस ईस्ट में है, वाई डैश एक्सिस यहाँ पर नॉर्थ में है, और जेड डैश एक्सिस यहाँ पर अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है। तो यहाँ जो डायरेक्शन है अगर हम देखें इस फोर्स की डायरेक्शन, तो जो कोरिलेस फोर्स है ऑन द फॉलिंग पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ अलोंग ईस्ट, यानी कि अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पर हमेशा कोरिलेस फोर्स पूर्व दिशा की तरफ लगेगा, और पूर्व दिशा की तरफ ही इसीलिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिखाया हुआ है मैंने। और इस डिस्प्लेसमेंट को आप चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एफ सी हम न्यूटन के सेकेंड लॉ से लिख सकते हैं एम ए, और एम ए इक्वल टू होता है यहाँ पर ए इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। तो एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पर ट्वाइस ओमेगा जी कोस लैम्डा टी, इक्वेशन नंबर 4। अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, देन वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट आफ्टर टी टाइम। तो यहाँ पर डी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा जी कोस लैम्डा, टी का यहाँ पर टी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। नाउ वी कैन यूज सम कंडीशन ऑल्सो एट टी इक्वल टू 0, यानी कि ये घटना घटित होने का स्थान है जहाँ पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0 है। दैट मीन्स एट टी इक्वल टू 0 डी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो टी इक्वल टू 0 डी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इक्वल टू 0। और हम जो इक्वेशन नंबर 5 उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा जी कोस लैम्डा टी स्क्वायर बाई 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। Again integrate equation number 6 with respect to the time, then we can find the displacement at that for that particle। तो dx डैश ओवर dt इसका इंटीग्रल किया तो हमें x डैश आया, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये ओमेगा जी कोस लैम्डा टी क्यूब बाई 3 प्लस बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अगर हम यहाँ मान लीजिए t बराबर 0 पुट करें, यानी कि t बराबर 0 तो घटना के घटित होने के समय पर उसका डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ भी कहीं डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी कहीं डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से t इक्वल टू 0 पर x डैश इक्वल टू 0 देन b इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 वी कैन राइट x डैश इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा टी क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। और अब हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन
है गति की इक्वेशन से हम यहाँ लिख सकते हैं कि पार्टिकल की गति यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो t बराबर 0 पर यहाँ पर जो आफ्टर t टाइम भी अगर आप देख सकते हैं तो इनिशियली जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 है। इसका मतलब h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ओनली। इसका मतलब t बराबर अंडर रूट 2h ओवर जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 9। 8 और 9 को हम कंबाइंड करके लिख सकते हैं x डैश इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा अंडर रूट 2 सॉरी ट्वाइस h ओवर जी की पावर 3/2। ये डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर रीचिंग एट द ग्राउंड। अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उस पर ये डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे इस चैप्टर के अंत में। अब मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उस पर कैसे ये वर्क करता है। तो शुरुआत में अजम्पशन वही है कि यहाँ से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अजम्पशन किया जिसका एक्स डैश एक्सिस पूर्व दिशा में, वाई डैश एक्सिस नॉर्थ में और जेड डैश एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर्स भी हो गए, आई डैश हो गया, जे डैश हो गया और के डैश हो गया। और यहाँ पर जो माइनस एक्स डैश एक्सिस दिखाया हुआ है उसके अलोंग माइनस आई डैश। ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। लेट एम मास ऑफ द पार्टिकल है और अगर टी समय पश्चात अगर हम इस पार्टिकल को नीचे से फेंकें तो मान लीजिए यू इज द इनिशियल वेलोसिटी है फॉर दैट पार्टिकल। तो टी समय पश्चात मान लीजिए वेलोसिटी यू डैश इक्वल टू के डैश u minus gt. This is the equation number first. If latitude of that place is lambda and then omega equal to j dash omega cos lambda plus k dash omega sin lambda. This is the equation number 2. Now we can calculate the force, Coriolis force on that particle. जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके ऊपर कोरिलेट फोर्स कैसे बिहेव करेगा। तो एफ सी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश। तो ओमेगा की वैल्यू अगेन वही आई डैश और जे डैश और के डैश कंपोनेंट लेंगे। जे डैश के डैश कंपोनेंट है आपके पास और यहाँ पर जो कंपोनेंट है वी डैश में ये u माइनस जी टी है। और यहाँ से अब जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आई डैश की वैल्यू यहाँ आ रही है ट्वाइस एम ओमेगा u माइनस जी टी कोस लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो माइनस आई डैश है उसकी डायरेक्शन है वो वेस्ट में है, यानी कि जो कोरिलेस फोर्स है वो पश्चिम दिशा की तरफ काम करेगा। इसीलिए मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन जो रेड लाइन से दिया है कि पार्टिकल तो आपने ऊपर फेंका था यहाँ इसके अलोंग, लेकिन ये पार्टिकल यूँ जा रहा है और ये यूँ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आएगा ऊपर की तरफ एक्स डैश। और ये पार्टिकल जो आ रहा है उसका आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली जो लास्ट में हमने यूज किया था लास्ट टॉपिक इससे जस्ट पहले उसी हिसाब से निकाला है कि यहाँ पर एक्सेलेरेशन लिख लिया है। उस एक्सेलेरेशन से हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देन अगेन डी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा कोस लैम्डा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस ए। तो अगर आपको लिखें एट टी इक्वल टू 0 देन डी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल टू 0। इसका मतलब टी इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ घटना घटित होने का समय था तो इस समय पर वेलोसिटी का मान 0 था। तो डी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ओमेगा कोस लैम्डा यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। और इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 6 विद रेस्पेक्ट टू टी देन एक्स डैश इक्वल टू माइनस ट्वाइस ओमेगा कोस लैम्डा यू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस हाफ जी टी क्यूब बाई 3। इसका मतलब 1/6 जी टी क्यूब प्लस बी। और अगेन एट टी इक्वल टू 0। इस टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर एक्स डैश का मान 0 यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ रिप्रेजेंट करेगा ये। तो एक्स डैश इक्वल देन बी इक्वल टू 0। अगेन इक्वेशन 7 बिकम्स एज एक्स डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा जी कोस लैम्डा यू टी स्क्वायर बाई जी माइनस टी क्यूब बाई 3। तो आप चाहे तो यहाँ से जी कॉमन ले सकते हैं और जी कॉमन ले लिया तो हमने यहाँ इसीलिए जी बार लिख दिया है और यू बाई जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3 इक्वेशन नंबर 8। तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस
मैक्सिमम हाइट पर, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी का मान 0 होगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट मान लीजिए h है, उस जगह वेलोसिटी उसकी अंतिम वेग v इक्वल टू 0 हो जाए, तो वहाँ से हम देखेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा वेस्ट की तरफ। नाउ अगर मान लीजिए t समय पश्चात पार्टिकल ग्राउंड से h हाइट पर पहुंच गया इस जगह ऐसे, तो अब यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो h हाइट पर अगर हम देखना चाहेंगे, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट आ गई है इसकी, तो इसकी यानी कि u इक्वल टू, यहाँ पर अगर हमें देखना है तो 0 इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो इस मैक्सिमम हाइट का कोरस्पॉन्डेंस अगर हम लेंगे तो ग्राउंड से, एट ग्राउंड देन यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ अगर हमें इनिशियली देखना है तो u इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 0, तो यहाँ से t इक्वल टू ट्वाइस u ओवर g। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 वी कैन राइट x डैश इक्वल टू माइनस 4/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा u बाई जी का क्यूब, इक्वेशन नंबर 9। नाउ वी कैन स्टार्ट इन अनदर वे ऑल्सो, कि अगर ये तो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ पर, जब पार्टिकल h हाइट पर पहुंच जाता है, इसके बाद में पार्टिकल फिर से नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा तो यहाँ पर जब कंसिडरेशन करेंगे तो पहले वाला पॉइंट, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा था तो फोर्स कहाँ लगेगा, और उसके उसी स्टेप्स को हम यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस जो कंडीशन होगी एट टाइम t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट भी है और वेलोसिटी भी है, तो एक्स डैश बराबर जो हमने यहाँ निकाला है, और इससे पहले जो हमने डी एक्स डैश ओवर डी टी निकाला उसका कैलकुलेशन हमने निकाल रखा है, वो दोनों वहाँ यूज करना है। और इसको दूसरे तरीके में ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर बॉडी रीचेज एट हाइट h, देन वी कैन राइट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ac, यानी कि उसका अंतिम वेग मान लीजिए 0 पहुंच गया है, देन u स्क्वायर प्लस 2ac a इक्वल टू g, यानी कि अब पार्टिकल जो है a बराबर g से गिरेगा यहाँ पर, और 2h इसका मतलब u बराबर अंडर रूट 2gh, इक्वेशन नंबर 10। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट ग्राउंड टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि पार्टिकल जो वेस्ट की तरफ जाएगा वो इस प्रकार से जाएगा, एज एक्स डैश इक्वल टू माइनस 4/3 ओमेगा जी कोस लैम्डा 2h बाई जी की पावर 3/2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 11। यानी कि जब पार्टिकल यहाँ कम्प्लीटली इस जगह आ रहा है तो ये किस हिसाब से आपको दिखाई देगा, ये इक्वेशन नंबर। नाउ हम जो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए पार्टिकल रेस्ट में है तो वहाँ पर वेलोसिटी का मान v डैश इक्वल टू 0, दैट मीन्स कोरिलेस फोर्स एफ सी इक्वल टू माइनस ट्वाइस ओमेगा ट्वाइस एम ओमेगा क्रॉस v डैश। इसका मतलब एफ सी इक्वल टू 0, यानी कि देयर इज नो कोरिलेस फोर्स, ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अपीयर देयर। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपीयर हो रहा है तो इस प्रकार से हम उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ कर सकते हैं। और कैसे, अगर पी पॉइंट पर मान लीजिए पार्टिकल इज एट रेस्ट, देन वहाँ का लेटीट्यूड अक्षांश मान लीजिए लैम्डा है, देन ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल अपीयर एंड कोरिलेस फोर्स इज 0। और मान सकते हैं यहाँ पर इफ a इक्वल टू जी एंड a डैश इक्वल टू जी लैम्डा, देन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एक्सेलेरेशन एट पॉइंट p कैन बी रिटन एज a डैश इक्वल टू a माइनस ओमेगा क्रॉस r। यहाँ पर जो एक टर्म थी माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस v डैश इक्वल टू 0 होने की वजह से वो टर्म यहाँ पर 0 हो गई है, और a डैश इक्वल टू जी लैम्डा पुट कर दिया, a इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस r। नाउ इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम ओमेगा और आर की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो ये जी की जो वैल्यूज हैं वो अलोंग द सेंटर होती है, इसलिए जेड जो डायरेक्शन है हमारी वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड की डायरेक्शन की तरफ है। इसका मतलब है यहाँ पर जी के लिए जो कंपोनेंट लिखेंगे वो माइनस के कैप डैश जी माइनस ओमेगा क्रॉस ओमेगा। क्या यहाँ पर आपने कंपोनेंट निकाले थे शुरुआत में,
उसकी वैल्यू पुट करती है जे डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के डैश ओमेगा साइन लैम्डा। देन सदिश गुणा है यहाँ पर, तो ये आर वेक्टर हमने वहाँ पर निकाला था माइनस जे डैश आर साइन लैम्डा प्लस के डैश आर कोस लैम्डा, और स्मॉल आर इक्वल टू आर कोस लैम्डा होता है। यहाँ पुट कर दिया, इसलिए स्मॉल आर जो कन्वर्ट हो गया वो आर कोस लैम्डा में, इसलिए साइन लैम्डा कोस लैम्डा, और यहाँ पर आर कोस स्क्वायर लैम्डा हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जेड एस को जेड से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, और के डैश को के डैश से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। तो ओनली यहाँ पर जो टर्म है जे डैश मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सदिश गुणा विद के डैश, तो जे डैश और के डैश साइक्लिक ऑर्डर में है, इसलिए आई डैश आएगा और ये ओमेगा आर कोस क्यूब लैम्डा। और इसी प्रकार से के डैश जे डैश से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पर आएगा डैश आ गया, और ये ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा कोस लैम्डा। यहाँ से फिर से आपने ओमेगा के कंपोनेंट की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं आई डैश ओमेगा आर कोस लैम्डा यहाँ से कॉमन है, और यहाँ से कोस स्क्वायर बच गया, और यहाँ से साइन स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, और इसलिए हमने यहाँ पर पुट किया माइनस के डैश प्लस, यहाँ पर फिर से जे डैश को आई डैश से, इसलिए के डैश आया यहाँ पर, और जे और आई ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, अगेन साइक्लिक ऑर्डर नहीं है तो माइनस का के डैश आना चाहिए था, और ये माइनस ऑर्डर नहीं है इसलिए प्लस, तो ये के डैश ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस, और के डैश आई डैश साइक्लिक ऑर्डर है इसलिए यहाँ पर प्लस रहेगा, इसलिए यहाँ बार की वजह से माइनस जे डैश ओमेगा स्क्वायर और कोस लैम्डा साइन लैम्डा। नाउ वी कैन राइट जी लैम्डा इक्वल टू माइनस के डैश, कॉमन ले लिया हमने यहाँ से तो यहाँ से तो जी आया, और यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर लैम्डा, और ये माइनस जे डैश ओमेगा स्क्वायर और कोस लैम्डा साइन लैम्डा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड फॉर द जी लैम्डा, या फिर ये कहें कि जो पी पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन है उस पार्टिकल पी पर at lambda latitude, then we can calculate the magnitude also। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया हमने, और यहाँ पर जो ओमेगा 4 की टर्म है ओमेगा 4 आएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ओमेगा ऑलरेडी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, आपको पता है ओमेगा इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁵, अगर ओमेगा की पावर 4 करेंगे तो दैट मीन्स ओमेगा की पावर 4 करते 10⁻20 की टर्म है, -20 कर, इसका मतलब है अगर मान लीजिए हम इस टर्म को यहाँ ऐड भी करें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी टर्म है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं वो नेगलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड टर्म को, और यहाँ पर लिख सकते हैं जो मैग्नीट्यूड जी लैम्डा है वो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा के इक्वल होगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट ऑल्सो। ओ अगर मान लीजिए पृथ्वी का सेंटर है तो ये पी है, इसके ऊपर ये जी लग रहा है, ये पृथ्वी के सेंटर की तरफ लगता है हमेशा जी, और यहाँ पर जो इस पी पर ये जो लगेगा ये जी लैम्डा है, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए कोई थीटा एंगल है, टेन थीटा को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो सेकंड टर्म है ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन थीटा, और फर्स्ट टर्म जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा। अगेन वी कैन कंसीडर ओमेगा स्क्वायर की टर्म है वो नेग्लिजिबल है इन कंपेरेबल टू अदर्स, सो इन कंपेरेबल टू जी, तो यहाँ पर जी बड़ा होगा, ओमेगा स्क्वायर की टर्म बहुत कम है क्योंकि ये तो 9.8 है, और ये 0.0000 लगा के होगा क्योंकि 10⁻⁵ है, तो 10⁻10 यानी कि 0.90 देन 1, तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर 9.8 के रेस्पेक्ट में, इसे नेग्लिजिबल मान रखा है। सो tan थीटा इक्वल टू वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर आर ओवर जी कोस लैम्डा साइन लैम्डा, और हम इसको साइन 2 लैम्डा भी लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो पोल्स पर जी का मान कैसे होगा, इक्वेटर पर कैसे होगा, और लैम्डा इक्वल टू 45 या
60 कहीं भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर पोल्स पर निकालना है तो वहाँ पर लैम्डा का मान 90 डिग्री होता है और कोस लैम्डा इक्वल टू 0। इसका मतलब जी लैम्डा इक्वल टू जी। आप पीछे वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस वाले में या तो ओमेगा स्क्वायर और कोस स्क्वायर लैम्डा, जैसे कोस स्क्वायर लैम्डा या कोस लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो जी लैम्डा इक्वल टू जी, यानी कि जो जी का मान है वो समान रहता है पोल्स पर, ध्रुवों पर, और जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली सेम होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी एंगल नहीं होता है इनके बीच में। और एट इक्वेटर, अगर इक्वेटर पर बात करें तो लैम्डा इक्वल टू 0 देन कोस लैम्डा इक्वल टू 1, और कोस लैम्डा इक्वल टू 1 इसका मतलब जो पीछे वाली टर्म से आप देख सकते हैं कि जे लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा, तो कोस लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर दिया, दैट मीन्स जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और वो इस प्रकार से यहाँ पर जी का मान इफेक्ट करता है, और थीटा 0 का मान 0 आएगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर लैम्डा इक्वल टू 45 डिग्री है तो कोस लैम्डा इक्वल टू 1/√2, और जी लैम्डा इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर और कोस लैम्डा बराबर, और तो कोस स्क्वायर है यहाँ पर, कोस स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पर 1/2, और टेन थीटा से आप यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर ओवर 2g। तो इस प्रकार से इसका बिहेव हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कहाँ ये लैम्डा की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है जी का मान। तो आप चाहें तो 60 डिग्री पर भी निकाल सकते हैं, 30 पर भी निकाल सकते हैं, जैसा आप क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कैलकुलेशन करें। नाउ अगेन ए डिटेल इंट्रोडक्शन अबाउट द सिंपल पेंडुलम। और अगर मान लीजिए इस पेंडुलम को भी देखा जाए तो इस पर भी कोरिलेस फोर्स का इफेक्ट होता है। बेसिकली जो फौकॉल्ट पेंडुलम है एक सिंपल पेंडुलम है, और इसको कोई एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन को यूज करने के लिए यहाँ पर जो पृथ्वी का जो रोटेशनल जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर काम में लिया गया था। एक ऐसा ब्रास कोटेड बोग है जिसका 28 किलोग्राम वजन है, 67 मीटर एक लॉन्ग वायर से ये बंधा हुआ है, और ये बंधा हुआ था मतलब किसी साइंटिस्ट फोको जो थे, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए इसका नाम है फोको पेंडुलम। और ये पेरिस में पैंथोन नाम की जगह पर यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया था, और इसका जो रोटेशन था वो क्लॉकवाइज था और वो 11 डिग्री पर आवर था, इसका फुल सर्किल 32.7 आवर्स था। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये अर्थ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। और यहाँ पर अगेन मान लीजिए अर्थ के सरफेस पर है, और ये पी बिंदु पर यहाँ फोको पेंडुलम को ये बांध रखा है, ये बांध दिया, इसका मतलब ये ओमेगा होगा, ये पैरेलल होगा, मैंने आपको पहले बताया परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर ये लैम्डा, ये 90 माइनस लैम्डा है, तो ये ओमेगा है, तो ये अगेन ये एकांतर एंगल होने से ये लैम्डा होगा, यहाँ पर ये 90 माइनस लैम्डा। तो ये जो ओमेगा है उसके दो यहाँ पर कंपोनेंट है, क्यों, ये तो यहाँ से लटकन है, यहाँ पर बंधा हुआ है, ये बोब है, तो ये बोब की डायरेक्शन है, ये मोशन ऑफ बोब है ऐसे, और ये इसका डायरेक्शन है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें होंगी, एक तो इसके मोशन में अलोंग दिस पाथ, और एक हुआ अलोंग द स्ट्रिंग जिससे बंधा हुआ है, या फिर अलोंग द वायर। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट ओमेगा के, ओमेगा प्लस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा। तो ओमेगा एक दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक है वर्टिकल कंपोनेंट। तो तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये सेम अलोंग द पाथ होने की वजह से यहाँ पर कोई कोरिलेस कंपोनेंट नहीं लगेगा, या फिर कोई भी कोरिलेस फोर्स नहीं लगेगा, बट ओमेगा साइन लैम्डा के कारण, इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण यहाँ पर कोरिलेस फोर्स स्मोक पर लगेगा। So that's why we calculate, or that's why we study this Foucault pendulum. So जो टाइम पीरियड है हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं, t इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा साइन लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा कोस लैम्डा से कोई
फोर्स नहीं लग रहा है, ओनली ओमेगा साइन लैम्डा कंपोनेंट की वजह से ही यहाँ पर फोर्स आ रहा है, इसलिए हमने इसको ओमेगा साइन लैम्डा लिखा है। और अर्थ के लिए ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, टी का मतलब 24 आवर, और ओमेगा बराबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई/24 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब टी इक्वल टू 24 अपॉन साइन लैम्डा आवर्स। और अगर आपको रेट भी निकालनी हो, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्टिकल प्लेन ऑफ द स्विंग, जो यहाँ पर वर्टिकल जो प्लेन चल रहा है उसकी स्विंग चल रही है, उसकी रेट ऑफ रोटेशन निकालनी है तो 2 पाई/टी, और 2 पाई/टी, टी बराबर हमें यहाँ से निकाल रखा है 24/साइन लैम्डा, 24/साइन। इसको कैलकुलेट करेंगे, पाई = 3.14 या फिर पाई/22/7, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 साइन लैम्डा डिग्री पर आवर, इसका रेट ऑफ रोटेशन आएगा। इसके भी आप डिफरेंट केस दे सकते हैं, ये टी की वैल्यू है आपके पास, ये ओमेगा की वैल्यू है, तो एट पोल्स पर लैम्डा 90 डिग्री होता है, साइन लैम्डा का मान 1 होता है, ये टी बराबर 24 आवर, यानी कि जैसा पृथ्वी पर दिन रात हो रहे हैं या फिर 24 आवर्स में पृथ्वी रोटेशन कर रही है, वैसे ही ये कोको पेंडुलम भी अपना एक आवर्तकाल 24 आवर में करेगा अगर पोल्स पर चले जाते हैं। और अगर इक्वेटर पर जाते हैं, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री, इक्वेटर पर इसका मतलब साइन लैम्डा इक्वल टू 0, टी का मान इनफाइनाइट। इसका मतलब जो वर्टिकल प्लेन ऑफ स्विंग है डज नॉट रोटेट, यानी कि रोटेट करता ही नहीं है वो। और अगर रोटेट नहीं करता है तो हम बहुत ही सिंपल तरीके में यहाँ कह सकते हैं कि स्टैटिक दिखेगा आपको, या फिर ये कहीं इसका जो इनफाइनाइट का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये रोटेशन में ही नहीं होगा इस पर। और ये आपका सेकंड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, इसके आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। मे बी इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज send me at my email clsaini528